बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं कि संगीता अरोरा मैम ने 10 फरवरी 1984 को अपनी डायरी में क्या लिखा है। तो मैम कहती हैं दैट दे हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। बेटा उन्हें टेकला विलेज तक जाना था और टेकला विलेज तक जाने के लिए दे हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर। ठीक है, आगे लिखा है दैट दिस टेकला विलेज वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। बच्चों ये कन्वेंशन है, ये सिस्टम है, ठीक है, कि कोई भी जगह कितने हाइट पर है ये मेजर किया जाता है सी लेवल से। सी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द जीरो लेवल। सी लेवल को जीरो लेवल मानते हैं और सी से ही कितनी ऊंचाई पर कोई भी जगह है, ठीक है, ये मापी जाती है। तो टेकला विलेज का यहाँ पर हाइट लिखा है 1600 मीटर्स। इसका मतलब सी लेवल से ये 1600 मीटर्स ऊपर है। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 मीटर कितना होता है, आपके हाथ से थोड़ा सा बड़ा होता होगा, है ना। अब सोचो वैसा ही 1600 टाइम्स कितना ऊंचा हो जाएगा, है ना। तो इतनी हाइट पे टेकला विलेज था। तो दुर्गापुर कितने हाइट पे है? दुर्गापुर इज एट अ हाइट ऑफ 65 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। बेटा अगर दुर्गापुर का हाइट देखे, ठीक है, तो सी लेवल से ये 65 मीटर्स के हाइट पे है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। आगे देखिए मैम कहती है कि आवर रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड चीटर, whistle, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। उनके रक्सैक्स में ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि बेटा खाने के लिए पैकेट्स थे, फूड पैकेट्स, पीने के लिए वाटर बॉटल था, रोप्स थे, और भी माउंटेनियरिंग के टूल्स थे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुक था, है ना, प्लास्टिक शीट था कहीं पर ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए, डायरी थी उनकी, फिर टॉर्च भी था, कभी रात हो जाए, कहीं कुछ है, अंधेरा है जहाँ पर लाइट नहीं है, उसे देखना हो तो उसके लिए बेटा टॉर्च भी था इनके पास। दे हैड अ टॉवल, दे हैड सोप, दे हैड विंड चिटर ऑल्सो। विंड चिटर क्या होता है? ये देखिए बेटा, है ना, इस तरह का जैकेट आपने देखा है ना, हम लोग ठंडी के दिन में इस तरह के जैकेट को पहनते हैं, इसको विंड चीटर कहते हैं। बेटा ये ऐसे बना हुआ रहता है कि आपके बॉडी में, ठीक है, ठंडी हवा जो है वो नहीं जाती है और आपको उतनी ठंड नहीं लगती है ना। तो ये विंड चीटर भी उनके रक्सैक में था। और क्या क्या था? तो उनके रक्सैक में विसल, सीटी भी थी, ग्लूकोज भी था, यू नो द यूज ऑफ ग्लूकोज, है ना, जैगरी यानी कि गुड़, चना और कुछ और खाने पीने के लिए स्नैक्स थे। फर्दर मैम सेज that they could see fruits and vegetables growing in the step fields। जब वो रास्ते पे जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में स्टेप फील्ड्स दिखे। स्टेप फील्ड्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और उन स्टेप फील्ड्स में ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए हुए थे। बेटा दिस इज हाउ स्टेप फार्म्स और टेरेस फार्म्स लुक। इस तरह के खेती को, इस तरह के फार्मिंग को स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग कहते हैं। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग? व्हाट इज डिफरेंट? क्या अलग है यहाँ पर, क्या स्पेशल है? ज़रा देखो तो गौर से। बेटा आप देख सकते हो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की फार्मिंग इज़ डन इन हिली एरियाज, इन माउंटेन रीजन्स। जो भी बेटा पहाड़ वाले क्षेत्र होते हैं, पहाड़ वाले रीजन होते हैं, हिल्स जहाँ पर होता है, वहाँ पर इस तरह की टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग की जाती है। देखने में तो ये बहुत सुंदर लग ही रहे हैं, और इसका नाम स्टेप फार्मिंग इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर स्टेप्स बने हुए हैं। इन पहाड़ों पर फार्मिंग करने के लिए स्टेप्स बनाए गए हैं। कैसे? तो बेटा आप नॉर्मल खेतों में,
है ना, जो प्लेन एरिया में मिलता है, वहाँ पर भी देखे होंगे कि खेतों में, फार्म्स में जब सेक्शंस को डिवाइड करना होता है तो कैसे किया जाता है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल करके और सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है, छोटा सा बाउंड्री जैसा बना दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी बेटा माउंटेन के स्लोप पर, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ा सा मिट्टी को ना यहाँ पर इकट्ठा करके इस तरह का छोटा सा बाउंड्री बना दिया गया है, छोटे हाइट का बाउंड्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इस रीजन को प्लेन कर दिया गया थोड़ा। फिर यहाँ पर देखिए मिट्टी को थोड़ा सा इकट्ठा करके और फिर यहाँ पे पूरा बाउंड्री बना दिया गया और फिर यहाँ पे प्लेन कर दिया गया। तो इस तरह करके बेटा स्टेप्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि वाई दिस मच मेहनत, इतनी मेहनत आखिर क्यों, बस सुंदर दिखने के लिए। और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज एन एडवांटेजेस यूजफुल इन हिली एरियाज, बस खूबसूरती के लिए इतनी मेहनत की जाती है या हिली एरियाज में इस तरह से फार्मिंग करने से कोई ख़ास फ़ायदा भी होता है, कोई ख़ास लाभ भी है, एडवांटेज भी है? बिल्कुल है। क्या, ज़रा तुम लोग सोचो। सबसे पहले तो बेटा इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। हाउ इज स्टेप फार्मिंग, that is also known as terrace farming, useful in hilly areas? देखो बच्चों, अब यहाँ पर जहाँ पर भी हिल्स होंगे, माउंटेन्स होंगे बेटा, तो हिल्स और माउंटेन्स पे स्लोप होगा, ढलान होगी, है ना। ढलान पर व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी तो व्हाट विल हैपन, सारा पानी जो है बेटा वो स्लोप से होते हुए नीचे की ओर आ जाएगा। पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब तो नहीं हो पाएगा बिकॉज देयर इज स्लोप, तो जितना भी बारिश का पानी होगा बेटा वो तो झट 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 नीचे आकर के गिर जाएगा और कहीं बह के चला जाएगा, तो ज़्यादा पानी अंदर की ओर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, यहाँ पे स्लोप पे पानी ज़्यादा टिकेगा नहीं। ओके, दूसरी बात बेटा, आपको शायद पता होगा कि सॉइल है ना, सॉइल का सबसे टॉप लेयर जो होता है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सॉइल के सबसे ऊपर वाले लेयर में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, है ना। आप कभी भी बेटा अगर मिट्टी को डिग आउट करते हो तो जो ऊपर का आपको टॉप लेयर मिलता है उसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे जैसे थोड़ा नीचे जाते जाओगे न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे। तो जब बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी, तो तेज़ बारिश की वजह से क्या हो जाएगा, तेज़ बारिश की वजह से बेटा इस हिल पर, माउंटेन पर जो सॉइल है, मिट्टी है, डैट विल ऑल्सो गेट वॉश्ड अवे, वो भी तो बह करके नीचे की ओर आ जाएगी। तो दिस वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल बाय रेन वाटर इज नोन एज इरोजन ऑफ सॉइल, ठीक है। ये बस ऐसे ही सुन लो, सॉइल इरोजन किसको कहते हैं बेटा, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी की वजह से मिट्टी का बह जाना, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। और हिल्स पर सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर स्लोप है, इसीलिए यहाँ पर स्टेप्स बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, इतने सारे स्टेप्स हैं बेटा किनारे में पानी को रोकने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टॉप वाटर फ्रॉम रनिंग डाउन। यहाँ पर देखिए स्टेप्स बना दिए गए हैं। तो अब जो भी बारिश होगी बेटा तो इतने दूर टिक जाएगा पानी, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री बना दिया गया है, तो यहाँ पे पानी टिक जाएगा, फिर यहाँ भी पानी टिकेगा, यहाँ भी पानी टिकेगा। तो क्रॉप जो है, प्लांट्स जो है बेटा, उन्हें सफिशिएंट वाटर मिलेगा। दूसरी बात, मिट्टी भी बेटा उतनी नहीं बहेगी, ठीक है। सो हिल्स हैव स्टीप स्लोप्स, स्टीप मतलब बिल्कुल खड़ी ढलान होती है इनकी, बिकॉज ऑफ विच सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे व्हेन इट रेन्स। एंड टू प्रिवेंट दिस, इस चीज़ को रोकने के लिए
Steps are made on the hills and then farming is done. ठीक है, so step farming helps in lessening soil erosion. ये soil erosion, washing away of the soil by rain water को कम करता है and it also makes more water available for the crops. Okay, समझ गए? इसको ज़रूर से लिख लो. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with pegs and ropes. बेटा इन्हें क्या दिखता है? ये देखते हैं कि अच्छा ये 90 मीटर की ऊंची रॉक पर, चट्टान पर कर्नल राम सिंह खड़े हैं. क्या लेकर के? तो पेग्स और रोप्स को, खूटियों को और रस्सियों को लेकर के. अब समझ जाइए बेटा फिर से क्या करना होगा. दे विल बी आस्क्ड टू क्लाइंब दैट फ्लैट हाई रॉक. उन्हें कहा जाएगा कि इस ऊंची रॉक पर, ऊंची चट्टान पर आप चढ़ जाइए. ठीक है, ओके. We had been told to first observe the rock carefully and identify holes. इन्हें कहा गया कि हड़बड़ी में भाई चढ़ना उड़ना नहीं है. पहले आप केयरफुली, ध्यान से इस खड़ी 90 मीटर की चट्टान को देख लें और आइडेंटिफाई करें होल्ड्स को. दैट इज द प्लेसेस वेयर दे कैन पुट देयर हैंड्स एंड फीट. बेटा चट्टान पर चढ़ने के लिए, ठीक है, आपको पैर कहीं पर टिकाना पड़ेगा. कहीं पर पैर रखेंगे तब तो ऊपर चढ़ेंगे. हाथ को कहीं पर डालेंगे, रखेंगे तब तो ऊपर चढ़ेंगे. तो उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है पहले अच्छे से देख करके कि कहाँ पर पैर टिकाया जा सकता है सेफली, कहाँ पर हाथों को रखा जा सकता है सेफली ऊपर चढ़ने के लिए. अगर इसमें बेटा चूक हो गई कहीं भी तो इट माइट बी फेटल ऑल्सो. ठीक है, इट मे बी डेडली. कोई एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है. इसलिए बहुत केयरफुली पहले देख लेना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ से अपना पैर आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपना हाथ यहाँ पे रख सकता हूँ, तब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इस तरह से. ठीक है, तो इन्हें कहा गया कि भाई पहले रॉक को अच्छे से देख लो. फिर देखिए मैम कहती है कि टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन. ये मैम कह रहे हैं कि आज मैं पीछे हटने वाली नहीं थी. इसके पहले वो क्या की थी? चुपचाप अपने लाइन में जाकर के गर्ल्स के सबसे पीछे जाकर के छुप गई थी ताकि इनके इंस्ट्रक्टर इनको देखे नहीं और इनको बोला ना जाए कि हाँ संगीता पहले आप क्रॉस करेंगे. आज ये ऐसा नहीं कर रही थी. आज ये बोले कि आज मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं सबसे पहले जाकर के लाइन में खड़ी हो गई कि हाँ जी पहले मैं आऊंगी. ठीक है, ये देखिए बच्चों कैसे ये क्लाइंबर जो है सेफ होल्ड पर अपने हाथों को रख करके और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी क्रूशियल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर क्लाइंबिंग अ रॉक, ठीक है, यू ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई सेफ होल्ड्स. She says that their instructor had tied a rope around his waist. उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपने वेस्ट पर, अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी. He put the sling. बेटा आप लोगों ने स्लिंग का पिक्चर देखा था ना. मैंने आपको ये भी दिखाया था कि कैसे रोप को अपने वेस्ट से बांध करके और स्लिंग को अटैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कैराबिनर. ठीक है, तो वो आप देखे होंगे, उस पिक्चर को याद करो थोड़ा सा. तो इनके जो इंस्ट्रक्टर थे इन्होंने क्या किया कि अपने कमर से एक रस्सी बांध ली, स्लिंग को डाला और चट्टान से जो मोटी रोप झूल रही थी, ही हेल्ड दैट थिक रोप, उस मोटी रस्सी को उन्होंने पकड़ लिया. एंड ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज ही वॉज रनिंग अप. और जानते हो संगीता मैम तो यही देख के सरप्राइज थी कि उनके इंस्ट्रक्टर जो है इतने आराम से उस खड़ी चट्टान पे चढ़ रहे थे जैसे कि उनके लिए ये दौड़ने की बात है. एंड ही वॉज लिटरली रनिंग
देखकर ऐसा लग ही रहा था, इतने स्पीडली वो चढ़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था चट्टानों पे वो चढ़ नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, वो उस पर दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, तो सीइंग दैट शी ऑल्सो गॉट सम कॉन्फिडेंस एंड शी ऑल्सो पुट हर स्लिंग, बट एज शी टुक हर फर्स्ट स्टेप शी स्लिप्ड। अपने इंस्ट्रक्टर को इतने आसानी से ऊपर चढ़ते हुए देख, ठीक है, इनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। ऐसे भी ये पिछले दिन की तरह घबराई हुई तो थी नहीं, तो ये भी क्या करती है कि अपने स्लिंग को डालती है, लेकिन जैसे ही वो अपना पहला स्टेप लेती है बस वो स्लिप कर जाती है, एंड देयर शी वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप। और बेटा अब वो रस्सी से झूल रही थी। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री while क्लाइंबिंग, शी हर्ड। उनको सभी चिल्ला चिल्ला करके, स्पेशली उनके इंस्ट्रक्टर जो है वो बोल रहे थे, अरे भाई चढ़ते वक्त आप अपने बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पर रखो, कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी पीठ को भाई सीधा रखो, डू नॉट बेंड इट, उसे मोड़ो मत। एंड कीपिंग दिस इन माइंड शी इमेजिन्ड that the rock was a flat ground and she just started to climb up। और जब सब इतना बोल रहे थे तो उन्होंने बोला ओके ओके। उन्होंने इमेजिन किया कि ये फ्लैट रॉक जो है ना, ये एक फ्लैट ग्राउंड है, मैदान है, ये चट्टान नहीं है, ये एक मैदान है। और ऐसा सोच करके वो ऊपर की ओर चढ़ने लग गई। एंड केवल चढ़ना ही नहीं था बेटा, चढ़े तो उतरना भी था। So again, while coming down, they had to use the rope in a special way that is known as rappelling। अब नीचे आने का भी भाई एक स्पेशल तरीका था। छलांग तो लगा नहीं सकते भाई 90 मीटर्स के माउंटेन से, रॉक से, ठीक है, तो नीचे आने के लिए रोप की मदद से रैपल करते हुए नीचे आना था। ओके, तो मैम बोलती हैं कि मैंने ये काम भी बिल्कुल फियरलेस होकर के किया, एकदम कॉन्फिडेंस से किया। अब बेटा ज़रा मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, बता देना चाहती हूँ कि रॉक क्लाइंबिंग कैसे की जाती है, ठीक है, और रैपलिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहला वीडियो जो आप देखोगे डैट इज़ ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, और दूसरा वीडियो मैं जो आपको दिखाऊंगी डैट इज़ रैपलिंग। ध्यान से देखना तुम लोग। ये देखिए बच्चों, कैसे ये बिल्कुल केयरफुली होल्ड्स को देखते हुए कि कहाँ पर पैर टिकाए, कहाँ पर हाथ को रखे, ये क्लाइंबर ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। Now, before you watch the video of rappelling, the special way that is used by climbers to come down a rock or a mountain, I want you to understand what is actually meant by keeping your body at an angle of 90 degree. 90 डिग्री पर बॉडी को रखने का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप बेटा यहाँ पर देख रहे हो, ये आपको रॉक दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट रॉक। इस पे देखिए ये रैपलिंग करते हुए नीचे की ओर ये आ रहा है, तो ये देखिए कैसे अपने बॉडी को बेटा इस तरफ झुकाए हुए है ना, आप देख रहे हो ना, ऐसे ऊपर ऐसे सीधा होकर के इस तरह से खड़ा होकर के बेटा ये नीचे की ओर नहीं आ रहा है। ये देखिए इन अ वे आप कह सकते हो कि ये ऐसे लेट गया है ना। तो ऐसे होकर के आने को हम लोग कहते हैं 90 डिग्री पर होकर के नीचे आना, ठीक है। सो द करेक्ट वे to climb down a mountain is by maintaining an angle of 90 degree with the face of the rock, ठीक है। ऐसा सीधा होकर के आओगे तो बेटा that is not the correct way। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे झुका करके खुद को 90 डिग्री पर तब नीचे आना होता है। आप वीडियो देखोगे तो और भी बातें क्लियर हो जाएगी। चलो तो फिर देखो वीडियो को। देखिए कैसे 90 डिग्री बना करके ये नीचे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल इसने बना के रखा हुआ है, दिख रहा है, ये देखो।
Now, here is a question for you. Have you ever climbed a tree or a wall? क्या आप कभी किसी पेड़ या दीवार पे चढ़े हैं? What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a rock? आपको क्या लगता है, दीवार पर चढ़ने में और रॉक पे चढ़ने में कोई डिफरेंस है कि दोनों सेम सेम है? अगर आप नहीं भी चढ़े हैं बेटा, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करके, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, थोड़ा सा सोच करके इस सवाल का जवाब देंगे ओरली, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हियर is the description of a very funny incident that took place on 14th of February 1984. मैम देखिए क्या लिखती हैं। मैम कहती हैं इट वॉज इवनिंग, शाम हो चली थी, एंड खोंदोम्बी वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। खोंदोम्बी यू रिमेंबर ना, मैम के ग्रुप में थी। खोंदोम्बी को लग गई ज़ोरों की भूख, एंड अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सो वॉट खोंदोम्बी डिड, खोंदोम्बी ने क्या किया आपको पता है? शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड। वो फेंस फांद करके उस पार एक फील्ड था, उसमें घुस गई। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस टर्म फेंस। फेंस किसे कहते हैं बेटा? ये फेंस इज अ बाउंड्री, ठीक है? ये बाउंड्री ही है जिसको बेटा इस तरह से हम लोग कभी वुडन प्लैंक लगा करके, या फिर हम लोग बैम्बू के पोल्स लगा करके, या फिर कटीली झाड़ियाँ लगा करके, या फिर कटीले तार लगा करके, इस तरह से बेटा हम लोग बनाया करते हैं। सो दिस इज अ फेंस। तो खोंदोम्बी जी ने क्या कारनामा किया कि उनको इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी कि वो फेंस के उस तरफ एक फील्ड था, वहाँ कूद करके चली गई, एंड फ्रॉम देयर शी क्विकली प्लग्ड 2 बिग खीरा। जल्दी से झटपट से उन्होंने 2 बड़े बड़े खीरे उस खेत में से तोड़े एंड केम बैक। लेकिन बच्चों पिक्चर अभी बाकी है। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग। बस जैसे ही ये वापस आ रही थी, पीछे से एक लेडी आई और उसने खोंदोम्बी के बैग को पकड़ लिया, एंड शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंदोम्बी इन हर ओन लैंग्वेज। वो अपने किसी लोकल लैंग्वेज में, अपनी किसी भाषा में खोंदोम्बी को कुछ बोलने लग गई। बच्चों क्या बोल रही होगी? ज़रूर डांट लगा रही होगी। ए तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुमने इस खेत में से खीरे बिना पूछे कैसे लिए? क्यों किया तुमने ऐसा? यही सब डांट रही होंगी, ठीक है? लेकिन वो जिस लैंग्वेज में बोल रही थी वो न तो संगीता मैम को समझ में आ रहा था, ना तो खोंदोम्बी को ही समझ में आ रहा था। खोंदोम्बी को तो बस मीज़ो बोलना और मीज़ो समझना आता था, ठीक है? अब खोंदोम्बी स्टार्टेड ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट लेडी इन हर मीज़ो लैंग्वेज। खोंदोम्बी जो है वो जो है अपने मीज़ो भाषा में उस लेडी को समझाना शुरू करते कि देखिए देखिए देखिए, मैं मानती हूँ कि गलती होगी, क्या करे, भूख लगी थी, तोड़ दिया, माफ़ कर दो, ठीक है? लेकिन वो जिस मीज़ो लैंग्वेज में बोल रही थी वो उस लेडी को समझ में नहीं आता था। तो दोनों एक दूसरे से बोल रहे थे अपनी अपनी भाषा में, और दोनों एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। अंत में संगीता मैम जो है वो कहती है अच्छा सुनो सुनो। वो हिंदी में अब दोनों को समझाने की कोशिश करती है, स्पेशली वुमन को वो समझाने की कोशिश करती है कि हाँ ठीक है, गलती हो गई, सॉरी, ठीक है? लेकिन उस लेडी को हिंदी भी नहीं आती थी। सो दिस वॉज द फनीस्ट पार्ट अबाउट द इंसिडेंट, दैट ऑल 3 ऑफ देम वर स्पीकिंग देयर इन देयर ओन लैंग्वेजेस एंड नन ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड ईच अदर। तीनों के तीनों अपनी अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, और किसी को किसी की भाषा समझ में ही नहीं आ रही थी। अंत में संगीता मैडम जो है शी जस्ट फोल्डेड हर हैंड्स। उन्होंने हाथ जोड़े टू टेल दैट वुमेन दैट दे वर सॉरी, उन्हें माफ़ कर दे, ठीक है? इसलिए वो अपने हाथ को जोड़ती हैं कि चलो भाषा नहीं समझ रहे हो, हाथ जोड़ने से शायद उन्हें समझ में आ जाए कि वो लोग सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है? तो चलो मामला इस तरह से निपट लिया। लेकिन जब तक में ये सारी चीज़ें हो रही थी, बाय देन देयर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड। इनका ग्रुप जो था बेटा, इनके ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो आगे जा चुके थे, एंड इट वाज ऑलरेडी डार्क। और बेटा अब
देख रहे हो इवनिंग की घटना है। तो अब रात हो गई थी, एकदम डार्कनेस हो गया था वहाँ पर। आई थॉट दैट वी हैड लॉस्ट आवर वे। अब संगीता मैम को चिंता होने लग गई कि वो शायद अपना रास्ता खो चुके हैं और उनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं है, बस वो है और खुंदुम भी है। तो नाउ दे वर रियली स्केर्ड। अब उन्हें सच का डर लगने लग गया कि अब क्या करेंगे। इस अनजान जगह पर रात घिर आई है, अंधेरा हो चला है, हम लोग गुम हो चुके हैं, पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा, सेफली हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो शी इज सेइंग दैट दे कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद देयर टॉर्चेस, इट वाज सो डार्क। इतना अंधेरा था कि टॉर्च से लाइट फ्लैश करने पर भी उन्हें क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा था। एंड आउट ऑफ फियर संगीता मैडम स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज वेरी कोल्ड। आपको पता है वहाँ पर ज़बरदस्त ठंड पड़ रही थी। उस ठंडी में भी डर की वजह से संगीता मैम के पसीने छूटने लगे। शी टाइटली हेल्ड खोंदोम्बीज हैंड। वो बिल्कुल खोंदोम्बी के हाथ को एकदम कस के पकड़ लेती हैं डर से एंड कॉल्ड आउट लाइडली, वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर अस। अरे भाई तुम लोग कहाँ चले गए। वो अपने ग्रुप मेंबर्स को ऐसे चिल्ला करके बोल रही है, आप लोग कहाँ हो, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। आगे देखिए उन्होंने लिखा है, माई वॉइस एकोड इन द माउंटेन्स। एको मतलब क्या होता है, आवाज़ का गूंजना। बेटा आप लोग भी कभी पहाड़ वगैरह के पास गए होंगे तो ऊंचाई से अगर तुम चिल्लाते हो तो तुम देखते हो कि आपकी आवाज़ गूंजती है। आप एक बार बोलते हो हेलो और आपको वापस वही आवाज़ सुनाई पड़ती है, हेलो 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 हेलो, इस तरह से। सो दिस गूंजना ऑफ आवाज़ इज़ नोन एज इकोइंग ऑफ साउंड। तो ये कहती है कि हाँ, जब मैं ऐसे चिल्ला रही थी कि हेलो कोई है हमारी मदद के लिए, कहाँ चले गए तुम सब, तो इनकी आवाज़ जो थी वो माउंटेन्स में गूंज रही थी। एंड बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टू विसल लाउडली। उनके पास बेटा विसल था ना, सीटी, दोनों के दोनों ज़ोर ज़ोर से अपने विसल को बजाने लग गए हेल्प के लिए। एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड टू फ्लैश देयर टॉर्चेस। हेल्प मांगने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से अपने टॉर्च को हिला करके उसकी लाइट को फ्लैश करने लग गए। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट दे वर मिसिंग। शायद ग्रुप को भी पता चल चुका था इतने देर तक कि अरे दो मेंबर तो दिख ही नहीं रहे, ना तो संगीता दिख रही है ना तो खोंदोम भी दिख रही है। तो उन्हें भी अब इस बात का अंदेशा हो गया था कि ये दोनों लगता है कहीं पीछे छूट गए। तो जैसे ही इन्होंने आवाज़ लगाई, टॉर्च फ्लैश किया, विसल बजाया, ठीक है, दे हर्ड बैक सम विसल्स। इनको भी वापस दूरी से कुछ सीटी बजने की आवाज़ आई, यानी कि इनके टीम मेंबर्स जो थे वो उधर से अब सिग्नल कर रहे थे विसल की आवाज़ करके कि हाँ वी हैव हर्ड यू एंड वी आर कमिंग फॉर योर हेल्प। ठीक है, तो संगीता मैम और खोंदोम्बी दोनों डर के मारे एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ लेते और इंतज़ार करते हैं कि उनके ग्रुप मेंबर्स कब आएंगे। ठीक है, खोंदोम्बी फेल्ट दैट दे शुड कीप टॉकिंग एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीजो सॉन्ग लाउडली। खोंदोम्बी को लगा देखो भाई, डर भगाने का एक तरीका है, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, बात करेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम देयर फियर, अपने डर को पे काबू पाने के लिए वो लोग एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। और खोंदोम्बी जो है वो अपने मीज़ो भाषा में जोर से गाना गाने लगती है। आफ्टर सम टाइम दे सॉ their group members coming towards them and at last they were with the group again। थोड़ी देर के बाद उसके मेंबर्स, ग्रुप के मेंबर्स जो थे वो उनके पास आ गए और चलो भाई अब सब इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए। Now again here are some questions for you। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, इज देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स, व्हाट डू यू डू इन सच अ केस। क्या आपके क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी भाषा आप नहीं समझ पाते हैं या वो आपकी भाषा नहीं समझ पाता? नहीं भाई, क्लास 5 में तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है।
बिकॉज ऑल ऑफ यू कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। लेकिन ठीक है, कभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या, ओरली आंसर करके बताना, कि आप किसी से बात कर रहे हो एंड दैट पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, और वो जो बोल रहा हो उसकी भाषा आपको समझ में ना आ रही हो? ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है तो फिर क्या किए थे? उसके साथ डमशराट खेलना शुरू किए थे, इशारों में बात कर रहे थे, या किसी अगल बगल जाते हुए इंसान को पकड़ा और बोला भाई मदद कर दो, मेरी भाषा उसे समझा दो, उसकी भाषा मुझे समझा दो? हम लोग कई बार ऐसा करते हैं ना। जैसे मुझे बांग्ला नहीं आता तो मैं क्या करती हूँ, अगर तुम कुछ बांग्ला बोलते हो तो मैं किसी बांग्ला समझने वाले को बोलती हूँ अच्छा भाई समझ लो, और उसे हिंदी भी आती है, वो मुझे समझा देता है बांग्ला को हिंदी में ट्रांसलेट करके, है ना? तो ऐसा कुछ करते हो कि इशारों में बात करके उसे समझाने की कोशिश किए थे? क्या किए थे ये आपको मुझे बताना है। फिर बेटा सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे? कभी ऐसा हुआ क्या बेटा कि आप अपना रास्ता भूल गए हो? व्हाट डिड यू डू देन? ऐसा अगर हुआ था तो उस वक्त आपने क्या किया? ठीक है, आगे पूरी बात बताओगे कैसे फिर वापस आए। थर्ड इज वाई डू यू थिंक कोंदोम्बी वुड हैव संग लाउडली? आपको क्यों लगता है कोंदोम्बी उस रात के अंधेरे में, उस सुनसान जगह पर, चट्टान पर इतनी तेज आवाज में मीजो लैंग्वेज में गाना क्यों शुरू कर दी थी? बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू गेट ओवर हर फियर। वो अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जब हमें डर लगने लग जाता है कुछ लोग आँख बंद करके सोने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं। बाकी कुछ लोग जो है वो किसी रिलेटिव को फ़ोन लगा करके बात किया करते हैं, ताकि चलो भाई मन थोड़ा सा भटका रहेगा, डर नहीं लगेगा, चलो ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही गाना गाना शुरू करते हैं, कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा है कि आपको क्या लगता है कोंदोम्बी ने ज़ोर ज़ोर से गाना गाना क्यों शुरू किया? बिकॉज शी वॉन्टेड टू गेट ओवर हर फियर। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपसे पूछा है कि हैव यू सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर हिज और हर फियर? आपने कभी किसी को किसी स्पेशल तरीके से अपने डर पे काबू पाने की कोशिश करते हुए देखा है क्या? कैसे बताना तो, ठीक है? ओके चलो।